Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. Today we are going to start with topic legislative procedure in parliament. ये जो टॉपिक है ये चैप्टर पार्लियामेंट का टॉपिक है. आपकी लक्ष्मीकांत में ये पार्लियामेंट चैप्टर में दिया होगा. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर वक्त सवाल आता है. लास्ट ईयर भी बहुत सारे सवाल आए मनी बिल पे. तो हम ये देखने वाले हैं. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है इट इज़ आइडेंटिकल इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, बोथ हाउसेज बोल रही हूँ तो आपको समझ आ रहा है ना, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, राइट. हर बिल को कुछ स्टेजेस से पास होना होता है इन ईच हाउस, राइट. जब वो उस स्टेजेस से पास होता है तब जाके एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है जब पूरी तरीके से बिल पास हो जाएगा, जब वो एक एक्ट बनता है, एक लॉ बनता है. कैसे कोई भी बिल लॉ बनता है, एक्ट बनता है, वो अब हम आगे देखने वाले हैं. बिल बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. इंट्रोडक्शन के बेस पे कि पार्लियामेंट में बिल कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, उस बेसिस पे हम बिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला होता है पब्लिक बिल, सेकंड होता है प्राइवेट बिल. पब्लिक बिल को आप गवर्नमेंट बिल भी बोलते हो, प्राइवेट बिल को आप प्राइवेट मेंबर्स बिल भी बोलते हो. डिफरेंस क्या है कि जो पब्लिक बिल है उसे मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में. जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है उसे एनी अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट फॉर द मिनिस्टर इंट्रोड्यूसेस दिस बिल टू द पार्लियामेंट, राइट. एक तरीके से अगर आप देखें, क्योंकि इसे मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो जो पब्लिक बिल है वो पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट करता है. लेकिन ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट मेंबर्स बिल, वहां पे मिनिस्टर नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट भी नहीं करता है पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट को, राइट. अगर आप देखें जो पब्लिक बिल है उसका रिजेक्शन अमाउंट्स टू एक ऐसा एक्सप्रेशन कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस है वो शेक हो गया है. ठीक है, लेटर इट मे ऑल्सो लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. इसका रिजेक्ट होना बड़ी बात है क्योंकि ये गवर्नमेंट का बिल है. लेकिन जब प्राइवेट मेंबर बिल रिजेक्ट होता है तो उसका पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस पे कोई इंप्लीकेशन नहीं होता, क्योंकि वो तो प्राइवेट मेंबर बिल है अदर देन मिनिस्टर्स, राइट. इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक बिल के इंट्रोडक्शन के लिए 7 डे नोटिस पीरियड का रिक्वायरमेंट होता है. जब आप प्राइवेट बिल की बात बोलते हैं तो 1 मंथ का नोटिस पीरियड की रिक्वायरमेंट यहां पे देखने को मिलती है, राइट. एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, जब भी कोई पब्लिक बिल आता है ऑब्वियसली आप नोटिस करते हो जो गवर्नमेंट बिल होता है उसकी जो ड्राफ्टिंग होती है उसका कंसर्न डिपार्टमेंट करता है. ऑल्सो कंसल्टेशन ये ले लेते हैं विद लॉ डिपार्टमेंट, राइट. सब कुछ करने के बाद ही इंट्रोड्यूस होता है. जब आप प्राइवेट मेंबर बिल की बात बोल रहे हो तो उसकी ड्राफ्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस मेंबर पे ही होती है जो उसे इंट्रोड्यूस करने वाला है. दिस मच इज क्लियर. अब हम आते हैं 4 टाइप्स के बिल पे. ये जो 4 टाइप्स हैं ये हमने कैसे डिड्यूस किए हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं. ये 4 टाइप का डिवीजन इज बेस्ड ऑन द प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू पास दिस बिल. किस प्रोसीजर से कोई बिल पास होगा उस बेसिस पे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है बिल्स को. फर्स्ट इज ऑर्डिनरी बिल. ये किस मैटर से कंसर्न होता है? सारे मैटर्स अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स. फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी मैटर से डील करता है ऑर्डिनरी बिल. मनी बिल जो है वो फाइनेंशियल मैटर से डील करता है, लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा. फाइनेंशियल बिल्स क्या होते हैं? ये भी फाइनेंशियल मैटर्स से डील करते हैं बट ये मनी बिल से अलग होते हैं. कैसे अलग होते हैं वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इनके बारे में हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, संविधान में ले डाउन हो चुके हैं सेपरेट प्रोसीजर्स फॉर द पैसेज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बिल्स. अलग अलग टाइप की प्रोसीजर्स मेंशन्ड है, ठीक है, डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे ये बिल्स पास होंगे.
तो आज हम शुरू करने वाले हैं विद ऑर्डिनरी बिल। हम देखने वाले हैं कि अगर हमें ऑर्डिनरी बिल पार्लियामेंट में पास करना हो तो उसके लिए हमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी बिल पास होता है 5 स्टेजेस से, 5 स्टेजेस ऑफ पार्लियामेंट से पास होता है बिफोर इट इज प्लेस्ड इन द स्टैट्यूट बुक ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, स्टैट्यूट बुक में अपनी जगह बनाने के पहले पार्लियामेंट में ऑर्डिनरी बिल जो है वो 5 स्टेजेस से पास होता है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग, ये पहली स्टेज है। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, जब एक ऑर्डिनरी बिल की हम बात कर रहे हैं तो वो कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसे कौन इंट्रोड्यूस करेगा? इसे मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई और मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। राइट? जब इसे इंट्रोड्यूस करना होता है तो ये जो मेंबर हैं ये आस्क्स फॉर द लीव ऑफ द हाउस। ठीक है, और जब हाउस ग्रांट कर देती है ये लीव तो ये जो मेंबर हैं, जो मूवर ऑफ द बिल हैं, ये रीड करते हैं इस बिल का टाइटल और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्या होता है, ये जो मेंबर है, ये मूवर है, ये क्या करते हैं, ये आस्क करते हैं फॉर द लीव ऑफ द हाउस। जैसे ही ग्रांट होती है लीव, वैसे ही जो ये मूवर हैं ये रीड करते हैं टाइटल ऑफ द बिल एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल। ठीक है, इस स्टेज पे कोई डिस्कशन नहीं होता है बिल पे। ठीक है, लेटर ये जो बिल है ये कहां पब्लिश होता है? ये फर्स्ट रीडिंग की हम बात करें, पब्लिश्ड इन गजेट ऑफ इंडिया। राइट राइट, जब ये हो गया कि हमने जो मूवर हैं उन्होंने रीड कर दिया टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव, तो ये पब्लिश हो जाता है गजेट ऑफ इंडिया में। राइट, अगर ऐसा कोई बिल है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो गजेट ऑफ इंडिया में बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन, ठीक है, अगर ऐसा, क्या बोला मैंने, पहले तो आप रीड करते हो टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो ये गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाता है ये बिल। इस स्टेज पे कोई डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। राइट, लेकिन अगर ऐसा कोई बिल है जो ये सब प्रोसीजर के पहले ही गजेट ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है, तो फिर इसके इंट्रोडक्शन के लिए लीव ऑफ द हाउस की जरूरत नहीं पड़ती। राइट, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल प्लस पब्लिकेशन इन गजेट ऑफ इंडिया इज इक्वल टू फर्स्ट रीडिंग। पहली रीडिंग में ये होता है, इंट्रोडक्शन होता है और गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिकेशन होता है। इसे आप फर्स्ट रीडिंग ऑफ बिल कहते हो। इतना क्लियर है? अब हम आते हैं सेकेंड रीडिंग पे। राइट, यहां पे नॉट ओनली जनरल बट डिटेल्ड स्क्रूटिनी देखने को मिलती है। एक तरीके से आपको पता चलेगा कि जो बिल है उसका फाइनल शेप सेकेंड रीडिंग पे वो बिल ले लेता है, क्योंकि डिटेल्ड स्क्रूटिनी हो रही है। राइट, इसीलिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द बिल भी आप बोलते हो। सेकेंड स्टेज के अंदर 3 सब स्टेजेस आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है जनरल डिस्कशन स्टेज, सेकेंड होता है कमिटी स्टेज, थर्ड होता है कंसिडरेशन स्टेज। तो सेकेंड स्टेज में आपको 3 सब स्टेजेस देखने को मिल रहे हैं, जनरल डिस्कशन, कमिटी स्टेज एंड कंसिडरेशन स्टेज। अब हम आते हैं जनरल डिस्कशन स्टेज पर। राइट, जनरल डिस्कशन स्टेज की हम बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है इस वक्त? प्रिंटेड कॉपीज जो होती हैं किसी भी बिल की, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सारे मेंबर्स को।
ठीक है, हर मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है प्रिंटेड कॉपी ऑफ द बिल। ठीक है, इस वक्त फिर क्या होता है, आप डिस्कस करते हो जनरली सारे प्रोविजंस ऑफ द बिल। डिटेल डिस्कशन नहीं होता है यहां पर, जनरल डिस्कशन में आप सारे प्रोविजंस का जनरल डिस्कशन करते हो। और इस स्टेज पे आगे बताए जाने वाली 4 एक्शंस में से एक एक्शन लेती है हाउस। पहला एक्शन क्या हो सकता है? पहला एक्शन है, इट मे टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और एनी फिक्स्ड डेट। ठीक है, मतलब क्या है, जनरल डिस्कशन के बाद जब सारे प्रोविजंस का डिस्कशन हो गया है तो या तो हाउस क्या करेगी, कंसिडर करेगी इस बिल को इमीडिएटली या फिर किसी फिक्स डेट पे। सेकंड क्या कर सकती है हाउस, इसके अलावा रेफर कर सकती है इस बिल को टू अ सेलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस। राइट। थर्ड क्या कर सकते हैं, इस बिल को जॉइंट कमिटी ऑफ बोथ हाउसेस के पास भेजा जा सकता है, रेफर किया जा सकता है। डी ऑप्शन क्या है, इसे सर्कुलेट किया जा सकता है टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, जनरल डिस्कशन स्टेज पे जनरली सारे प्रोविजंस ऑफ द बिल जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी प्रोविजन को डिटेल में डिस्कस नहीं किया जा रहा। इस स्टेज पर 4 ऑप्शन होते हैं हाउस के पास, या तो वो कंसिडर कर लें बिल को इमीडिएटली या फिक्स्ड डेट पे, या रेफर कर दें इसे सेलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस के पास, या जॉइंट कमिटी ऑफ बोथ हाउसेस के पास इसे रेफर कर दें, या इसे सर्कुलेट कर दें ताकि पब्लिक ओपिनियन आप ले सकें। जब आप सेलेक्ट कमिटी की बात कर रहे हो तो जिस हाउस में ये बिल ओरिजिनेट हुआ है उस हाउस के मेंबर्स होंगे यहां पे। ठीक है, सेलेक्ट कमिटी क्या है, जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है बिल उस हाउस के मेंबर्स एक सेलेक्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। राइट, सेलेक्ट कमिटी में उस हाउस के मेंबर्स होते हैं जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है बिल। जॉइंट कमिटी की जब आप बात कर रहे हो तो इसमें बोथ हाउसेस के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के भी मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के भी मेंबर्स होते हैं। इतना क्लियर है? ये जनरल डिस्कशन स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज जो हमें देखना था वो था कमिटी स्टेज। राइट, यूजुअल प्रैक्टिस क्या है कि आप अपने बिल को सिलेक्ट कमिटी के पास भेजें। ये जो कमिटी है इसका काम क्या है, एग्जामिन करती है ये बिल। कैसे? थरीली, डिटेल में, क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, ये जो कमिटी है इट कैन ऑल्सो अमेंड इट्स प्रोविजंस। इस तरीके से अमेंडमेंट करती है ये कमिटी प्रोविजंस का कि जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो ना बदल जाए। ऐसा नहीं है कि ये बिल जो है ये इंट्रोड्यूस हो रहा था किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए और सिलेक्ट कमिटी ने इसे ऐसे अमेंड कर दिया कि वो पर्पस ही डिसॉल्व हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रोविजंस को थोड़ा बहुत ऐसे बदल सकती हैं कि जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो सेम रहे। ठीक है, जब ये स्क्रूटिनी और डिस्कशन हो जाता है तब ये बिल रिटर्न कर दिया जाता है कहाँ पर, हाउस में दोबारा भेज दिया जाता है जिसकी सेलेक्ट कमिटी है। राइट, अब हम आते हैं कंसिडरेशन स्टेज पे। सेलेक्ट कमिटी से अब हाउस में बिल आ चुका है, कंसिडरेशन स्टेज है ये। ठीक है, अब क्लॉज बाय क्लॉज हाउस ऑफ पार्लियामेंट इस बिल को देखता है। सारे ईच क्लॉज पे डिस्कशन होता है और वोटिंग होती है सेपरेटली। ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड and voted separately, voted upon separately.
राइट। तो आपको पता करना है कि डिटेल डिस्कशन कहाँ पे हो रहा है, कंसिडरेशन स्टेज में हो रहा है। डिटेल क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन जिसमें हर क्लॉज पे वोटिंग हो रही है, वो कब हो रहा है हाउस में, कंसिडरेशन स्टेज पे हो रहा है। कंसिडरेशन किस स्टेज का पार्ट है, सेकेंड स्टेज का पार्ट है, राइट। अब हम आते हैं थर्ड रीडिंग पे, ठीक है। ये जो कंसिडरेशन स्टेज था ना, यहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज आपने वोटिंग करा ली। इसी वक्त में अगर आपको लगता है, मेंबर्स को लगता है कि कोई अमेंडमेंट होना चाहिए, तो यहां पे अमेंडमेंट भी मूव हो सकता है। और ये अमेंडमेंट अगर मूव होता है और एक्सेप्ट हो जाता है, ये पार्ट ऑफ बिल भी बन जाता है अगर एक्सेप्ट हो गया तो। ये सब कंसिडरेशन स्टेज में ही होगा कि अगर मेंबर्स चाहें तो यहाँ पे अमेंडमेंट कर सकते हैं, और वो अमेंडमेंट अगर अप्रूव हो जाता है तो वो पार्ट ऑफ बिल बन जाता है। थर्ड रीडिंग जो है वो कन्फाइंड होती है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द बिल एज अ होल, ठीक है। यहां पे कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, राइट क्योंकि सेकेंड स्टेज पे वो सब आप कर चुके हो, डिटेल्ड एनालिसिस आप कर चुके हो। थर्ड स्टेज जो है, यहां पे या तो आप एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हो या रिजेक्ट करने की बात कर रहे हो पूरे ही बिल को। अगर मेजॉरिटी मेंबर्स जो हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट द बिल, ठीक है, मेजॉरिटी मेंबर्स, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्डिनरी बिल, मेजॉरिटी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर मेजॉरिटी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट द बिल, तो इस बिल को रिगार्ड किया जाता है कि ये इस हाउस में पास हो गया है, ठीक है। मतलब जिस हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, अगर मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट कर लेती है थर्ड स्टेज में उसको, तो उस हाउस में ये बिल पास हो गया है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उस हाउस के, राइट, वो इस बिल को ऑथेंटिकेट कर देते हैं, ठीक है। अब एक बिल है, वो किसी हाउस में पास हो गया है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसे ऑथेंटिकेट कर देते हैं, ठीक है, राइट। इसके बाद क्या होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उसे ऑथेंटिकेट कर दिया और इसे भेज दिया सेकेंड हाउस को कि अब आपका काम है, आप देखो, ठीक है। सेकेंड हाउस क्यों भेजा गया है, अब वो कंसिडर करेंगे बिल को और अप्रूव करेंगे, ठीक है। अगर सेकेंड हाउस जो है इस बिल को पास कर देगी, तभी ये बिल जो है पास कहलाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बिल इन सेकेंड हाउस। ये फोर्थ स्टेज हो गई आपकी। अभी तक जो हमने 3 स्टेजेस पढ़े, सेकेंड हाउस में भी ऑल 3 स्टेजेस जो है वो दोबारा होंगे। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये सब सेकेंड हाउस में दोबारा होगा। अब सेकेंड हाउस के पास 4 ऑल्टरनेटिव्स बचते हैं। कौन से 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं सेकेंड हाउस के पास? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है वो पास कर दे बिल विदाउट अमेंडमेंट, वो बोलें कि जो बिल है वो परफेक्ट है, कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, चलो इसे पास कर देते हैं। सेकेंड ऑल्टरनेटिव क्या है, वो पास करें बिल बट अमेंडमेंट ऐड करने के बाद, ठीक है। अगर वो पास करते हैं अमेंडमेंट के साथ कोई बिल को, तो ये रिटर्न किया जाता है टू द फर्स्ट हाउस फॉर कंसिडरेशन, क्योंकि अमेंडमेंट्स ऐड हो गए, तो फर्स्ट हाउस के पास दोबारा ये बिल जाता है कि कंसिडर कीजिए ये अमेंडमेंट्स को। थर्ड ऑप्शन जो है
सेकेंड हाउस के पास वो ये होता है कि वो या तो इस बिल को रिजेक्ट ही कर दे पूरी तरीके से ऑल टुगेदर, या फिर फोर्थ ऑप्शन जो है वो ये है कि कोई एक्शन ना ले सेकेंड हाउस और इस बिल को पेंडिंग रखे। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं सेकेंड हाउस के पास, राइट। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर सेकेंड हाउस पास कर देती है बिल विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है, या विद अमेंडमेंट पास करती है और जब ये रिकंसिडर करने जाता है सेकेंड फर्स्ट हाउस के पास और फर्स्ट हाउस भी अमेंडमेंट्स को मान जाती है, तो इन दो सिचुएशन में ये बिल जो है इट विल बी डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस। लेकिन ये जो सेकंड कंडीशन है जहां पे जो सेकंड हाउस है उसने बिल पास किया है विद अमेंडमेंट्स और रिटर्न किया है बिल टू द फर्स्ट हाउस फॉर कंसिडरेशन, अगर फर्स्ट हाउस इन अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर देती है तो फिर क्या होगा? ठीक है, या फिर जो सेकेंड हाउस है वो रिजेक्ट कर देती है बिल को ऑल टुगेदर, तो फिर क्या होगा? या फिर सेकेंड हाउस इस बिल को पेंडिंग छोड़ देती है और कोई एक्शन नहीं लेती है फॉर 6 months, तो फिर क्या होगा? इन तीनों ही सिचुएशन में एक डेडलॉक क्रिएट हो गया, राइट। फर्स्ट सिचुएशन क्या थी? फर्स्ट सिचुएशन थी कि जब सेकेंड हाउस ने पास कर दिया है विदाउट अमेंडमेंट इस बिल को, या फिर सेकेंड हाउस ने अमेंडमेंट्स के साथ इस बिल को पास किया है और जब ये अमेंडमेंट्स के साथ ये बिल फर्स्ट हाउस में दोबारा जाता है फॉर रिकंसिडरेशन और वहाँ पे फर्स्ट हाउस में भी ये अमेंडमेंट्स जो है अप्रूव हो जाते हैं, तो इन दोनों ही कंडीशंस में द बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर फर्दर कंसिडरेशन, ठीक है। लेकिन अगर ये जो कंडीशन है जब अमेंडमेंट के साथ सेकंड हाउस जो है बिल को पास करता है और रिकंसिडर होता है जाकर फर्स्ट हाउस में ये अमेंडमेंट्स, और जो फर्स्ट हाउस है वो अमेंडमेंट्स को नहीं मानती, तो एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है इन अमेंडमेंट्स को जब फर्स्ट हाउस रिजेक्ट कर देता है तब। अगर सेकंड हाउस इस फर्स्ट हाउस के बिल को रिजेक्ट कर देता है तो भी डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। अगर सेकेंड हाउस जो है वो पेंडिंग छोड़ देता है बिल को 6 महीने के लिए, कोई एक्शन नहीं लेता, तो भी डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन, ये तीन सिचुएशंस में जब डेडलॉक बन रहा है तो क्या ऑप्शन है? इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो समन कर सकते हैं अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, ठीक है। और इस जॉइंट सिटिंग में जहां पे दोनों मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, अगर मेजॉरिटी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अप्रूव द बिल, देन द बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड। डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट ने क्या किया? समन किया जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग में दोनों मेंबर्स थे, मेंबर्स ऑफ फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस। अगर यहाँ पे मेजॉरिटी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ने अप्रूव कर दिया तो ये बिल जो है पास कहलाता है फ्रॉम बोथ हाउसेस। अब हम आते हैं लास्ट स्टेज यानी कि फिफ्थ स्टेज, जो कि है असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जब दोनों हाउसेस से कोई बिल पास हो जाता है, ठीक है, ईदर सेपरेटली और जॉइंटली, जैसे भी पास हो रहा हो, इसके बाद ये जो बिल है ये जाता है पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ये अपना असेंट दे सकता है बिल को, विथ होल्ड कर सकता है असेंट को, या रिटर्न कर सकता है फॉर
रिकंसिडरेशन। अगर प्रेसिडेंट जो है वो असेंट दे दें अपना बिल को, तो ये जो बिल है ये एक्ट बन जाता है और स्टैट्यूट बुक का पार्ट बन जाता है, राइट? अगर प्रेसिडेंट जो है असेंट दे दे बिल को, तो ये एक्ट बन जाता है और स्टैट्यूट बुक का पार्ट बन जाता है। अगर प्रेसिडेंट जो है विथहोल्ड कर ले बिल को, विथहोल्ड कर ले अपना असेंट, तो ये जो बिल है ये एंड हो जाता है और ये एक्ट नहीं बन पाता। अगर प्रेसिडेंट जो है रिटर्न कर दे बिल को विद राइट, अगर प्रेसिडेंट रिटर्न करते हैं बिल को, रिटर्न होता है बिल, उसके बाद रिटर्न होकर कहाँ जाता है? रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर रहे हैं, किसको रिटर्न कर रहे हैं? टू बोथ द हाउस, टू द हाउस, राइट? अगर दोनों ही हाउसेस ये जो रिटर्न में बिल आया है उसको पास कर दें विद और विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है, और प्रेसिडेंट को दोबारा दें, तो प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ता है। क्या बोला मैंने? प्रेसिडेंट ने क्या किया? प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया बिल रिकंसिडर करने के लिए। अब ये बिल जो है वो रिकंसिडर होने पार्लियामेंट में आया। अगर दोबारा ये बिल जो है दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पास कर दें विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, राइट, और प्रेसिडेंट को फिर से दोबारा दें दोबारा, तो प्रेसिडेंट को असेंट देना जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट हैं वो सिर्फ एक सस्पेंसिव वीटो एंजॉय करते हैं। सस्पेंसिव वीटो क्या है ये हम डिटेल में प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ये आपको समझ में आ गया ना कि एक्ट बनने के बाद जो बिल है वो स्टैट्यूट बुक का पार्ट बन जाता है, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट रिटर्न करते हैं बिल, तो रिटर्न कर रहे हैं अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए और फिर से वो पार्लियामेंट से पास हो जा रहा है विद और विदाउट अमेंडमेंट, और फिर वो प्रेसिडेंट के पास आ रहा है, तो प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा क्योंकि सस्पेंसिव वीटो ही एंजॉय कर रहे हैं इंडियन प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट विथहोल्ड कर लेते हैं एक ऑर्डिनरी बिल, राइट, और कुछ नहीं करते उसका, तो वो बिल एंड हो जाता है, राइट? इतना क्लियर है? दैट इज इट. Ordinary bill we are done with. In the next lecture we'll start with money bill. Till then, all the best.